गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में। हम जैसे कि लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे अरावली प्रदेश को लेकर के। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें से पश्चिमी रेतीला मरुस्थल हम कर चुके हैं। और लास्ट पार्ट में हमने बात की अरावली प्रदेश के बारे में। अरावली प्रदेश में जो मुख्य पहाड़ियाँ थी, हम अरावली को 3 भागों में बांट करके पढ़ रहे थे, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। तीनों में अलग अलग दर्रे, अलग अलग पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं वो रह रहे हैं। इसके अलावा अरावली प्रदेश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, शब्दावली आप कह सकते हो, महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ आप कह सकते हो, उनके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे राजस्थान के जो भूगर्भिक इतिहास है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश किस किस तरह से निर्मित हुए हैं, उसमें अरावली का जो भाग है उसमें कौन कौन सी चट्टानें हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। वो कौन से काल की हैं, जैसे कि प्राचीन समय में जो भूगर्भिक समय सारणी आपने पढ़ी है प्राचीन समय के बारे में, तो उनमें बहुत सारे कल्प, बहुत सारे महाकल्प, बहुत सारे युग हैं। तो हम उनमें से बात करेंगे कि कौन से युग की, कौन से कल्प की चट्टानें अपने यहाँ राजस्थान में मिलती हैं। इसके अलावा हम अब तक जो पढ़ रहे थे उसमें हमने जो एक सामान्य वर्गीकरण होता है राजस्थान का, उसके बारे में बात करी थी। उसी के साथ अगर आपने पहली क्लास में ध्यान दिया हो तो मैंने आपसे कहा था कि हम पहले तो बात करेंगे सामान्य वर्गीकरण की तरफ, और अंत में जब सारे भौतिक प्रदेश पढ़ चुके होंगे तो हम बात करेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण के बारे में। तो आज की क्लास में अगर टाइम रहा तो हम लास्ट में जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है, जैसे RL सिंह यानी कि रामलोचन सिंह जी ने क्या वर्गीकरण दिया है राजस्थान को लेकर के, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर के। इसके अलावा तिवारी जी ने, सक्सेना जी ने, BC मिश्रा जी ने, इन्होंने कौन कौन से वर्गीकरण अपने स्तर पर भौतिक प्रदेश के दिए हैं, वो हम बात करेंगे। आज का जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं प्रमुख दर्रों को लेकर के। आज हम बात करेंगे दर्रे। वैसे तो हमने अरावली के जो भाग पढ़े हैं ना, उनके साथ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम आज की क्लास में दर्रों को लेकर के थोड़ा सा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। एक्सपेंड का मतलब है कौन सा दर्रा किस किस को मिलाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, अच्छा, दर्रे को लेकर के लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, वापस से बता देता हूँ दर्रा होता क्या है। बेसिकली जो अरावली का क्षेत्र होता है वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों में कई ऐसी पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी या श्रृंखला में, जिनके बीच में एक स्थान इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी है, उसके बाद ये पहाड़ी है, और फिर धरातल के पास यहाँ पे इस पहाड़ी में इस स्थान और इस स्थान पर एक दूसरे की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा नीचे ये जगह होती है। यहाँ से सड़क मार्ग या फिर स्थानीय कोई मार्ग होता है, लोग इससे आने जाने के लिए इसे यूज करते हैं। इसको हम दर्रा नाम दे देते हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण दर्रे ब्यावर के अंदर, इसके अलावा पाली के अंदर, राजसमंद के अंदर, उदयपुर के अंदर, सलूम्बर के अंदर, इन सबको हमने पढ़ा था। अब हम उन्हीं दर्रों में से कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो किससे किसको जोड़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला ही दर्रा ले लें, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनते हैं कई बार। हाथीनाल दर्रा। हाथीनाल जो है वो स्थित कहाँ है, तो अगर लास्ट क्लास आपने बहुत अच्छे से देखी तो आपको उसके नाम से पता चल गया कि हाथीनाल दर्रा उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अब इसके बारे में जानने लायक जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट वो क्या है, तो यहाँ हम जो फैक्ट जानेंगे वो ये है कि एक हाईवे है जिसे कहते हैं हम NH-27। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है भारत के लिहाज से। ये भारत का जो पूर्वी भाग है उसको पश्चिमी भाग से जोड़ता है। भारत के सबसे पूर्व में जो बिंदु है और सबसे पश्चिम में जो बिंदु है, कहने का मतलब पश्चिम की तरफ है गुजरात का पोरबंदर, और सबसे पूर्व में जैसे मान लीजिए असम का सिलचर स्थित है। वैसे तो ये है नहीं, लेकिन ये जो दो स्थान है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर असम का सिलचर वाला एरिया, और ये है
गुजरात, पोरबंदर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो एक सड़क मार्ग के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसके बीच में बहुत सारे स्टेट पड़ते हैं, बहुत सारे राज्य पड़ते हैं भारत के। उनमें राजस्थान भी एक राज्य है जो कि जिससे कि ये गुजरता है। और ये लगभग गुजरने को अगर हम बात करें तो भारत के उत्तरी भाग से थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत नीचे करके, बहुत नीचे का मतलब है, जैसे अब मैप से ही थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे भारत का अगर आप मैप देखें, जैसे मान लीजिए ये अपने सामने भारत का मैप है। इसमें यहाँ पर स्थित है गुजरात का एरिया, तो यहाँ पोरबंदर है। और ये लगभग इस असम में सिलचर वाला स्थान है। यहाँ से लेकर के ये इस तरह से एक सड़क मार्ग निकाला गया है जिसका नाम है NH-27। और इसी के बीच में लगभग ये वाला जो एरिया है, देखिए गुजरात के बाद इस जगह से ये राजस्थान वाले एरिया से गुजरता है, राजस्थान वाले हिस्से से गुजरता है। तो लगभग राजस्थान के दक्षिण से NH-27 गुजर रहा है। तो ये NH-27 के बारे में हम इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं वापस। हमें यहाँ भारत का भूगोल नहीं पढ़ना है, पर हमें उसको थोड़ा सा उससे जोड़ करके पढ़ना है। जोड़ना कैसे है, पहले हमने देख लिया कि NH-27 किस तरह से गुजर रहा है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत के पूर्वतम बिंदु को भारत के पश्चिमतम बिंदु से जोड़ रहा है। और इसका नाम भी क्या है, पूर्व पश्चिम गलियारा। ये सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा सड़क मार्ग है, नेशनल हाईवे है भारत का। फर्स्ट कौन सा है आप जानते होंगे, NH-27। अब ये इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये बिंदु हमने वापस से पोरबंदर गुजरात बनाया, यहाँ से ये सड़क मार्ग चला, ये एरिया है यहाँ पर पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा कहाँ स्थित है, तो सिरोही में पिंडवाड़ा स्थित है, सिरोही में। यहाँ से फिर आगे जाएगा, आगे जा कर के ये मान लीजिए उदयपुर आ गया। तो इस जगह ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं हाथीनाल दर्रा। यानी कि आपका NH-27 कहाँ से गुजर रहा है, हाथीनाल दर्रे से। इसके बाद उदयपुर, उदयपुर से आगे चल करके ये मान लीजिए आगे जाता हुआ यहाँ मिल गया असम के सिलचर में जाकर के। तो NH-27 यहाँ पे एक बिंदु आप नोट कर सकते हैं, सिलचर। शुरुआत होगी पोरबंदर से। तो इसलिए ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल हाईवे 27 या पूर्व पश्चिम गलियारे वाला जो सड़क है, जो सड़क मार्ग है, जो नेशनल रोड है, वो राजस्थान के कौन से दर्रे या नाल से गुजरता है। तो आप ध्यान क्या रखें, हाथीनाल दर्रे या नाल से गुजरता है। ये है हाथीनाल दर्रा। पहला फैक्ट तो ये हो गया जो हमें आज की क्लास में इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन चुके हैं और बन भी सकते हैं। सेकंड फैक्ट क्या है वो देखते हैं। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट दर्रा है उसके बारे में हम बात कर लें। जैसे मान लीजिए इसी तरह से लोकेशन समझा के आपको बताता हूँ। ये राजसमंद है, उदयपुर के ऊपर की तरफ। ठीक है? ये इस तरफ मान लीजिए पाली की का कोई स्थान स्थित है, और ये थोड़ा सा इधर टिल्ट करते हुए उदयपुर है। अब पाली के स्थान की बात करें तो पाली में एक स्थान है जिसका नाम है मारवाड़ जंक्शन। रेलवे प्लेटफॉर्म है मारवाड़ जंक्शन। यहाँ से एक रेलवे मार्ग बिछाना शुरू हुआ है, और ये जगह कहाँ है, पाली में। कहाँ है, पाली में। वहाँ से मारवाड़ जंक्शन पाली से मान लीजिए ये ट्रेन का मार्ग शुरू हुआ,
ये राजसमंद आया, उसके बाद ये जगह आ गई उदयपुर। हो सकता है एग्जैक्ट इस तरह से रेल मार्ग नहीं हो, पर एक थोड़ा सा समझने के लिए मैप के हिसाब से हम दिमाग में अगर बना करके रखेंगे, एक डायग्राम बना करके रखेंगे, तो हमें शायद ये अच्छे से याद हो पाए। ये मारवाड़ जंक्शन, इसके बाद राजसमंद, और राजसमंद के बाद सबसे नीचे वाला जो बिंदु है, इसको कह देते हैं मावली जंक्शन। और ये मावली जंक्शन कहाँ है? ये स्थित है उदयपुर। तो इस मारवाड़ जंक्शन को मावली जंक्शन से रेलवे मार्ग के द्वारा जोड़ा गया है, और इसी पर दो दर्रे स्थित हैं। इसी पर दक्षिणी अरावली के दो दर्रे स्थित हैं। कहाँ कहाँ है? तो सॉरी, जैसे ये एक दर्रा मैंने बना दिया, और ये एक दर्रा वापस से और बना दिया। ये दो दर्रे मैंने, आप देख सकते होंगे आराम से, ये दो दर्रे मैंने बनाए। इनमें से एक दर्रे का तो नाम है गोरम घाट, और एक दर्रे का नाम है कामली घाट। इसी दर्रे को कामली घाट भी कहते हैं। तो एक नया क्वेश्चन और क्या बन गया कि पाली के मारवाड़ जंक्शन को मावली जंक्शन से जोड़ने वाले रेल मार्ग के रास्ते में कौन कौन से दो दर्रे स्थित हैं? तो आप बताएंगे गोरम घाट दर्रा और कामली घाट, ये दो दर्रे, जो कि वैसे इनकी स्थिति कहाँ है? तो राजसमंद में ये स्थित है। और ये जो रेलवे मार्ग है वो यहाँ से गुजर रहा है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये गोरम घाट है, यहाँ पर केवल रेलवे मार्ग जाता है। यहाँ पर किसी तरह के सड़क मार्ग से आप नहीं पहुंच सकते। खामली घाट तक जा सकते हो, ये बहुत अच्छी घूमने लायक जगह है गोरम घाट। तो यहाँ आप अगर जाना चाहते हो तो या तो पटरी के साथ आप पैदल पैदल जाएंगे, या फिर आप ट्रेन में वहाँ उतरेंगे, घूमेंगे, देखेंगे, और जब वापस ट्रेन आएगी तभी आप उसके साथ आ सकते हैं। यहाँ किसी पर्सनल व्हीकल से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बस वाली जो सेवा है उससे आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ तक सड़क मार्ग नहीं है। तो ये दो घाट हमने यहाँ पर समझ लिए, गोरम घाट और कामली घाट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हम बात करें नंबर 3 पर, कुछ घाट का कुछ दर्रों का रिवीजन भी होगा, जिससे थोड़ा सा माइंड में अपने मैप बनता रहे। मैं अब बात करूंगा, जैसे मान लीजिए मैप के साथ बात करते हैं। ये मान लीजिए आपके सामने राजस्थान का एक मैप है। इसमें हम अगर दर्रों के लोकेशन की बात करें, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक जिला बनाया, और जिसका नाम मैंने दे दिया, इस तरफ लिख लीजिए ब्यावर। और इसी तरफ नीचे की तरफ मैंने एक जिला बना लिया पाली। इनकी दोनों की सीमाएं टच हैं, लेकिन हम समझने के लिए थोड़ा सा दूर बना रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है परदर्रा। तो एक नया क्वेश्चन और बन गया कि पाली को ब्यावर से जोड़ने वाला दर्रा निम्न में से कौन सा है? अगर आपको 4 ऑप्शन दे दें और उनमें बरदर्रा आपको दिख रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? बरदर्रा। तो इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं, बरदर्रा पाली को ब्यावर से जोड़ता है, और स्थित कहाँ है? तो स्थित है ब्यावर में। इसके बारे में हम क्लासों में बात कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल इतना ध्यान देंगे कि यह किससे किसको जोड़ता है। तो ये बरदर्रा पाली को ब्यावर से जोड़ता है। लोकेशन हमने देखने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी तरह से इम्पोर्टेंट नंबर 4 पर, फुलवारी की नाल दर्रे के बारे में, जो कि हमने देखा था उदयपुर में। इसके बारे में क्या है फैक्ट?
तो इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट तो लिखेंगे, यह अरावली का सबसे बड़ा दर्रा है। एक तो फैक्ट आपको ध्यान क्या रखना है कि फुलवारी की नाल जो है वो अरावली का सबसे बड़ा दर्रा है। पहली ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, अगर आप जोड़ने की बात करें तो यह जनरली, वैसे तो इससे मार्ग तो गुजरता है, सड़क मार्ग चलता है, लेकिन यह उदयपुर की जो स्थानीय जगह हैं उनको जोड़ने में ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा अब हम बात करें कुछ बूंदी के जो दर्रे हैं ना, उनके बारे में हमने पिछली क्लास में बात नहीं की थी, वो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उनके केवल नाम ध्यान रख लें। बूंदी के दर्रे कौन कौन से हैं? तो बूंदी में है एक तो खटकड़। अच्छा, मैप में आप देखना चाहिए तो मैं बताता हूँ आपको, चलो। जैसे मान लीजिए ये मैप आपके सामने है, और यहाँ पर ये एरिया है, समझ लीजिए बूंदी का। तो यहाँ पर बूंदी के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं, थोड़ा सा इसको मोटा बना देता हूँ मैं। ये मान लीजिए बूंदी है, और इसमें दर्रों को लोकेशन इसमें लिख करके आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो मान लीजिए ये ऊपर की तरफ है एक दर्रा, ये दो दर्रे यहाँ पास पास हैं, और एक दर्रा इस तरफ है, इसका तो नाम है लाखेरी दर्रा। ये जो दो दर्रे हैं इनमें एक है रामगढ़ दर्रा, और एक ये दर्रा है खटकड़ दर्रा। इन दोनों को कई बार कंबाइंड में रामगढ़ खटकड़ दर्रा भी बोल देते हैं। इसके अलावा ये जो बच गया इसको कहते हैं जैतावास दर्रा। अब मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन से इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, एग्जाम में आपके तीन चार दर्रे दे दिए मान लीजिए, और उन दर्रों में आपसे कह दिया कि निम्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि बूंदी जो है वो कहाँ है। मोटा मोटा एग्जैक्ट मैप भी ध्यान में नहीं हो तो आपको थोड़ा अंदाजा ये होना चाहिए कि बूंदी किसके पास है, और किससे ऊपर है किससे नीचे है, लगभग किसके सिध में है। तो ये कुछ चीज़ें आपके अंदाजे में होनी चाहिए। हमने ये मैप से इसीलिए इसको सीखा है कि जो दर्रे हैं उनका थोड़ा सा माइंड में मैप अपने बना रहे और याद करने में आसानी रहे। तो अब अपने उसी पे आ जाते हैं पेज पर जिसमें हमने बूंदी के दर्रे लिखे हैं। तो खटकड़, उसके अलावा आप लिखेंगे जैतावास, लाखेरी और रामगढ़। ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो बूंदी के हैं जिनके नाम हमें ध्यान रखना है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन नाम तो कम से कम ध्यान में रहे। कुछ दर्रे सवाई माधोपुर के भी लिख लेते हैं। सवाई माधोपुर में कौन कौन से हैं? सवाई माधोपुर कहाँ है? तो धौलपुर के नीचे की तरफ, राजस्थान के पूर्व दिशा में स्थित है। वहाँ कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो है कुसाल दर्रा। कुसाल दर्रे के अलावा कौन सा है? तो डिंडोमल दर्रा। ये दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि सवाई माधोपुर में स्थित हैं। कुछ दर्रों को जो ब्यावर में स्थित हैं उनके बारे में हम बात कर चुके थे। एक तो ब्यावर के दर्रे और थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, उनको और लिख लेंगे। और केवल नाम थोड़ा सा ध्यान रख लें, कहीं ऐसा हो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इधर जिले हैं इस तरफ दर्रे हैं, आपको मैच करने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान यही रहे कि ये दर्रे कहाँ स्थित हैं, बस जिले का नाम। तो ब्यावर के अंदर कौन कौन से हैं? जैसे बर, पीपली, और बहुत से दर्रों के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, शेरपुरा है, सिमाली है, इसके अलावा परवारिया या पखारिया जिसको बोलते हैं वो है, बर है, पीपली है।
लेकिन एक दो जो इम्पोर्टेंट दर्रे और हैं, उदाबारी, एक तो ये थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाए उदाबारी दर्रा राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो आपको दिमाग में रहे कि ये दर्रा ब्यावर में स्थित है। एक दर्रा और रह रहा है, और वो आप लिख सकते हैं झालावाड़। ये हालांकि अरावली वाले भाग में नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा याद के लिए हम लिख लें। अरावली से बहुत दूर आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए अरावली की लगभग स्थिति है सिरोही के आसपास, और झालावाड़ जिला पूर्व में बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरफ स्थित है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हुए। तो नाम के लिए थोड़ा सा आइडिया के लिए हम ध्यान रखेंगे, और दर्रे का नाम क्या है, हाटोली दर्रा। हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए, आगे हम पढ़ें पहाड़ियाँ, तो उनमें हो सकता है इसको वापस पढ़ लें, लेकिन वो एक तरह से अपना रिवीजन होगा। ध्यान आपको रखना है कि झालावाड़ के अंदर दर्रा है घाटोली दर्रा। अब जैसे मान लीजिए सीक्वेंस में आपको 4 दर्रे दे दें, आपको बर दर्रा दे दिया, इसके अलावा आपको लाखेरी दर्रा दे दिया, घाटोली दर्रा दे दिया, और देबारी दर्रा दे दिया। तो इनमें से आपसे कह दे कि इनमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि सबसे दक्षिण में है, तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि देबारी दर्रा कहाँ है, उदयपुर में है। पर लिख भी लें, हो सकता है यहीं पर आप लिख लें, उदयपुर के अन्य दर्रों में। हो सकता है लास्ट क्लास में अपने डिस्कशन नहीं हुआ हो। देबारी की नाल बोलते हैं इसको, और इससे 27 जो हमने देखा था हाथीनाल से, वो इससे भी गुजरता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये एक महत्वपूर्ण दर्रा और हो सकता है। तो ये जितने महत्वपूर्ण दर्रे हो सकते थे अकॉर्डिंग टू मी, वो मैंने कोशिश की है कि आप तक पहुंच जाएं, आप उनको जान लें, जिले के साथ उनके नाम याद रख लें। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ, जो लास्ट वाली जो क्लास है उसमें हमने पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में 1 से लेकर के 29 तक ऊंचाई के आधार पर याद भी कर ली, आप सबने भी याद कर ली होगी। लेकिन उसके अलावा कुछ और पहाड़ियाँ हैं जिनकी विशेष आकृति है, जिनकी वजह से उनको याद रखना जरूरी है। वो थोड़े से इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार इस तरह की आकृति की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको पूछ करके आपसे कह देता है कि ये निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान होना चाहिए। ये देखिए, मैप से ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। में हम देखते हैं, जैसे पहाड़ियों की आप बात करें तो यहाँ सबसे पहले बारां वाला, ये इस तरफ वाला जो जिला है यहाँ पर है बारां। बारां से शुरुआत करते हैं, तो बारां में एक पहाड़ी है जिसकी शेप कैसी है, तो घोड़े की नाल की तरह शेप है। कैसी शेप है, घोड़े की नाल की तरह। घोड़े की नाल हमने देखी होगी, ऐसी आती है, ठीक है। तो वैसी ही शेप में एक पहाड़ी है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ जो करौली जिला है, वहाँ पर 3 कोनों की रेक्टेंगल त्रिभुज वाली एक पहाड़ी है। इसी तरह से यहाँ जैसलमेर के अंदर भी ये पहाड़ी है, जो इसी तरह से 3 कोनों की है, उसका नाम भी त्रिकुट है। दोनों में अंतर क्या है, तो इसको जनरली कहते हैं त्रिकूट पर्वत, और इसको कह देते हैं त्रिकूट पहाड़ी। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा यहाँ बाड़मेर और बालोतरा का जो एरिया है, यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है, लगभग गोलाकार रूप में, और इनको कहते हैं 56 की पहाड़ियाँ। लगभग 56 पहाड़ियाँ यहाँ गोल रूप में हैं, तो इसलिए यहाँ नाम क्या पड़ गया, 56 की पहाड़ियाँ। इसी तरह से नीचे की तरफ यहाँ मान लीजिए बूंदी, तो बूंदी, कोटा और झालावाड़ वाला जो एरिया है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जो किस शेप में है, अर्धचंद्राकार शेप में है। इनको आडावल की पहाड़ियाँ बोल देते हैं। ये मान लीजिए,
यहाँ पर है। अब इनके नाम हम एक बार वन बाय वन लिख लेते हैं। ये है त्रिकूट पर्वत, और यहाँ पर प्रसिद्ध कहाँ स्थित है वो भी आप लिखेंगे, करौली में। और यहाँ केला देवी माता का मंदिर है। इसलिए हम इस पहाड़ी को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मानते हैं और याद रखने की कोशिश भी करेंगे। ये त्रिकूट पर्वत है, इस तरफ साथ के साथ ले लेते हैं तो ये है त्रिकूट पहाड़ी इस शेप में, और ये है जैसलमेर में। अब इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसी त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का प्रसिद्ध सोनार दुर्ग जो है वो स्थित है। ये फैक्ट भी आप लिख सकते हैं। जैसलमेर की त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का प्रसिद्ध किला सोनार दुर्ग स्थित है। ये पहाड़ियां हैं 56 की पहाड़ियां। और हम इसकी ज्यादातर जो स्थिति है वो कहाँ है, बालोतरा में। तो इसको किस में लिखेंगे, बालोतरा में। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण स्थान भी हैं, इन्हीं 56 की पहाड़ियों में दो महत्वपूर्ण स्थान है बालोतरा के। एक का नाम है पीपलूद हिल्स। अगर आपने नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो ध्यान में रखना है। पीपलूद हिल्स, जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। माउंट आबू में क्या है, वहाँ बारिश अच्छी होती है, वहाँ मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ का वातावरण जैसे शिमला है ना, हिमाचल प्रदेश की। आपने कभी उसको अगर घूमने नहीं गए तो वीडियो में देखा होगा। वहाँ का वातावरण बहुत खुशनुमा है, और इसी तरह का वातावरण कहाँ मिलता है, तो यहाँ पीपलूद हिल्स में मिलता है। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, तो राजस्थान का लघु माउंट आबू। इसमें लिख लेंगे आप, ये फैक्टर साथ में लिखते जाएं। पीपलूद हिल्स, आप चाहें तो इसको मैप की शेप में लिख सकते हैं, चाहे तो पॉइंट बनाकर वन बाय वन साइड में लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। नोट्स आप किस तरह से बनाते हैं। पीपलूद हिल्स, ये के बारे में फैक्टर क्या है, तो राजस्थान का लघु माउंट आबू। अच्छा, इनको माउंट आबू क्यों कहते हैं, लघु माउंट आबू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी कंडीशन कैसी हैं, जैसी माउंट आबू में है, बहुत अच्छी बारिश, बहुत ज़्यादा हरियाली, इसलिए इसका नाम लघु माउंट आबू। और ये पहाड़ी मान लीजिए इस जगह, इसको नाम दे देते हैं राजस्थान का मेवानगर। और ये भी एक तरह से इसकी संज्ञा है। बेसिकली इसका नाम है नाकोड़ा पर्वत। क्या नाम है, नाकोड़ा पर्वत। ये दोनों पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, तो बालोतरा के अंदर 56 की पहाड़ियों में स्थित हैं, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट है पीपलूद हिल्स, जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है नाकोड़ा पर्वत, जिसे राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। मेवानगर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जैन धर्मावलंबियों से संबंधित गुरु हुए थे पार्श्वनाथ, उनकी यहाँ पर मंदिर है, इसलिए इसका नाम राजस्थान का मेवानगर पड़ा है। इसके अलावा और ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, इन्हें आप नाम लिख लेंगे आडावल की पहाड़ियां। और इस पे नीचे की तरफ कहाँ कहाँ है ये, उनकी स्थिति लिखेंगे तो एक तो बूंदी मुख्य रूप से, प्लस कोटा, और इनका कुछ भाग झालावाड़ जिले में भी है। तो ये तीन जो जिले हैं उनमें ये अडावल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इनको हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, आप अपने हिसाब से मैनेज करके लिखें ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए। ये ध्यान रखना है, नोट्स आप जो भी बनाएं वो आपको बाद में समझ में आए, ऐसे नोट्स बनाओ। मैं बोलने के साथ लिख रहा हूँ, मैंने एरो यहाँ से शुरू किया है और ऊपर ले गया हूँ, इसको कहते हैं घोड़े की नाल समान पहाड़ियाँ। ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों की हम बात कर रहे हैं जिनकी एक शेप है, और उसकी वजह से उनके अलग अलग नाम हैं। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में अंदर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर बाला किला, वो सॉरी सोनार दुर्ग स्थित है। अच्छा, बाला किला कहाँ स्थित है, तो अलवर में स्थित है, और वहाँ पर छटंकी की पहाड़ियाँ हैं उन पर है। फिर त्रिकूट पर्वत है करौली के अंदर,
यहाँ केला देवी माता का मंदिर है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, आडावल की पहाड़ियाँ जिनको कहते हैं, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में है। क्यूब शेप में या फिर घोड़े की नाल के समान की पहाड़ियाँ हैं, तो ये 12 में है। जगह भी आप लिखेंगे साथ में, 12 में। इसके अलावा यहाँ हमने देख ली, एक यहाँ पर भी है, उदयपुर वाला जो भाग है उसके चारों तरफ एक तस्तरी नुमा बेसिन में पहाड़ियाँ हैं। जैसे एक तस्तरी होती है उस तरह से, और उसको नाम क्या दे दिया, उसको नाम दे दिया है गिरवा। तो गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, इसमें आप लिख लेंगे उदयपुर। इसके अलावा एक पहाड़ी और है जो जोधपुर वाला एरिया है, उसमें चिड़िया की शेप की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ इनको कहते हैं चिड़िया टूक की पहाड़ी। चिड़िया की शेप में है इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, चिड़िया टूक की पहाड़ी। और स्थित कहाँ है, तो जोधपुर में है। इनके बारे में फैक्ट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर अ, जोधपुर का प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग इसके ऊपर ही स्थित है। तो ये हम बहुत अच्छा, इसके अलावा एक चील का टीला भी बोलते हैं, जो कि जयगढ़ जो अपने दुर्ग स्थित है जयपुर में, वहाँ पर उस टीले का शेप जो है वो बाज की तरह है, चील की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है, चील का टीला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ थी जिसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं अरावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। टॉपिक क्या लिखेंगे, अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु व शब्दावलियाँ। अब क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसे शब्द हैं और उनका क्या क्या मतलब है, ये हम इस पॉइंट में जानेंगे। पहला तो इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि अरावली जो है वो विश्व के कौन से पर्वत के समकालीन मानी जाती है। तो हम इसका जवाब देंगे, अपलेशियन पर्वत है। और वो कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंदर अमेरिका वाला जो पार्ट है उसमें अपलेशियन पर्वत स्थित है, यूएसए में। तो उसके समकालीन है। उसके अलावा अपने भारत की एक पहाड़ी भी है, पहाड़ी कह लें, पर्वत श्रेणी का एक भाग कह लें, उसका नाम है नल्ला मलाई। और वो स्थित कहाँ है, तो नीचे की तरफ राजस्थान, भारत के दक्षिणी भाग में आंध्र प्रदेश में स्थित है, और वो भी अरावली के समकालीन मानी जाती है। इसके अलावा एक फैक्ट और माना जाता है, जैसा कि आपने प्लेट विवर्तन की थ्योरी पढ़ी होगी राजस्थान के भूगोल से पहले, विश्व के भूगोल में, या नहीं पढ़ी है तो आप डिस्कस कर ही लेंगे, जान जाएंगे कि हमारा जो पूरा धरातल है वो प्लेटों में डिवाइडेड है। कुछ बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं। तो वो प्लेटें धीरे धीरे एक लिक्विड सरफेस पर गति कर रही हैं। गति के द्वारा अगर वो किसी से टकराती हैं तो वलन पड़ता है उनमें। वलन का मतलब होता है घुमाव पड़ता है। ये प्लेट है, ये भी प्लेट है सामने। नीचे मान लीजिए कुछ भी लावा वगैरह या कुछ भी ऐसा लिक्विड है जिस पर ये तैर रही हैं। ये स्पेस होता नहीं है इनमें, मैं तो केवल आपको दर्शाने के लिए बता रहा हूँ। ये प्लेट है, मान लीजिए ये प्लेट इधर से रख रही है, ये इधर आ रही है। ये प्लेट अगर भारी है इस प्लेट की तुलना में, तो ये क्या करेगी, जैसे ये दोनों टकराएंगे ये नीचे की तरफ घुस जाएगी और ये प्लेट ऊपर की तरफ चली जाएगी। और ये इस भाग को जो है इसको बोलते हैं वलन। जब टकराते हैं तो इसका ऊपर चढ़ना, मुड़ना वलन कहलाता है। और इसी वलन से पर्वतों का निर्माण हुआ है, हिमालय है, इसी तरह से अरावली का निर्माण हुआ है। तो ये कौन सी प्लेट का भाग इसको माना जाता है अरावली को, तो इससे संबंधित फैक्ट ये है कि एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट। एक प्लेट है जिसको हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट, और ऐसा माना जाता है कि किसी समय
कालांतर में धीरे धीरे बदलाव बाद में हुआ, लेकिन बहुत प्राचीन जो समय था उसके अंदर अरावली को यूरेशियन प्लेट का भाग माना जाता था। अभी हो सकता है अगर प्लेटें आपने नहीं पढ़ी है तो ये आपके लिए नया है कि ये यूरेशियन प्लेट सर क्या बता रहे हैं, नज्का प्लेट क्या होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लेटों का नाम आपको ले लूँ मैं, तो वो सब आपके लिए नहीं होंगी, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूरेशियन प्लेट का भाग अरावली किस तरह से है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अरावली यूरेशियन प्लेट का भाग है। अरावली की तुलना अपलेशियन पर्वत से की जाती है। इसके अलावा अरावली की तुलना भारत में स्थित एक पर्वत श्रेणी के एक भाग नल्लामलाई नामक पर्वत से भी की जाती है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक फैक्ट और बनता है, मैंने जब भी मैप में आपके सामने अरावली का नक्शा बनाने की कोशिश की है तो मैंने उसको शेप दिया है लगभग इस शेप में मैंने, और ये इसी तरह से विस्तृत है। अरावली जो है वो दक्षिणी भाग से फैली हुई है, मध्य में आकर के सिकुड़ी है, और उत्तरी अरावली के भाग में झुंझुनू सीकर के पास जाकर के थोड़ी सी वापस से फैल गई है जयपुर के पास। तो इसलिए ये इस तरह से बनता है। अब ये शेप लगभग बनती है, अगर आपने कभी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखा हो, ये होता है यहाँ पर तार बंधे होते हैं, यहाँ इसको लगाने का कोई शेप होता है, इस तरह से मान लीजिए ये तार होते हैं। तो ये वाद्य यंत्र जो होता है इसको बोलते हैं तानपुरा, और लगभग इसकी शेप का होता है, इसलिए हम क्या कह देते हैं कि अरावली की आकृति लगभग तानपुरा के समान होती है या दिखती है। और ये विकर्ण के फॉर्म में है। विकर्ण क्या होता है, अगर आपने कभी मैथ पढ़ी है, जैसे मान लीजिए ये मैंने स्क्वायर बना दिया, इसके ये जो मैंने खींचे हैं इनको हम क्या कहते हैं, विकर्ण। तो राजस्थान में भी अरावली किस तरह से है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई है, विकर्ण की तरह फैली हुई है। तो इसको दो संज्ञाएं दी जाती है, एक तो विकर्ण की तरह फैलाव, एक कहते हैं तानपुरा वाद्य यंत्र की तरह। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो हम नोट करेंगे अभी, इनसे हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट आपको अभी लगे नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है इन छोटी छोटी चीज़ों से भी उठा करके एग्जामिनर आपसे सवाल कर लेता है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको इन चीज़ों का होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो बिंदु छूटे नहीं। तो हम लिखेंगे अरावली की तुलना किससे की जाती है, तो यूएसए के अपलेशियन पर्वत, हालांकि उससे प्राचीन है लेकिन फिर भी तुलना की जाती है दोनों के आपस में। तो यूएसए के अपलेशियन पर्वत व भारत के कौन से पर्वत से, तो नल्ला मलाई। और ये नल्ला मलाई कहाँ है स्थित, हम इसमें लिखेंगे आंध्र प्रदेश। वह भारत के नल्ला मलाई पर्वत से की जाती है। ये थोड़ा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे अभी कि ये कौन सी प्लेट का भाग है, तो अरावली को यूरेशियन प्लेट का भाग माना जाता है, कि प्राचीन समय में जब बदलाव हुए थे उससे पहले अरावली यूरेशियन प्लेट का भाग थी। और यूरेशियन प्लेट से भी पहले जब प्लेटें नहीं बनी थी, उससे भी पहले बात करें तो गोंडवाना लैंड। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछ लें कि अरावली जो है, राजस्थान का अरावली प्रदेश, वो भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो आपका जवाब होना चाहिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो भाग है उसी का भाग किसको माना जाता है, अरावली प्रदेश को। इसके अलावा फैक्टर हम लिख रहे थे, अरावली की आकृति तानपुरा वाद्य यंत्र के समान होती है।
तानपुरा वाद्य यंत्र के समान है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। नंबर फोर्थ, इसके अलावा देखिए और इम्पोर्टेंट बिंदु, फोर्थ नंबर पे हम देख लेते हैं इसी से जुड़े हुए, अरावली से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की उसी सीरीज में हम बात करते हैं कि और क्या ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकते हैं जिनसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो पहला तो मान लीजिए, अच्छा एक बार इसके बजाय भी आप लिख लीजिए अरावली के अन्य नाम। कौन कौन से नाम है अरावली के? तो अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्र के हिसाब से या उनके गुण के हिसाब से, उनकी आकृति के हिसाब से आप अरावली के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि अरावली को मेरू भी कहते हैं। अच्छा, अरावली को और क्या कहते हैं? तो और कहते हैं हिंदू ओलंपस। कर्नल जेम्स टोड ने ये नाम निकाला था। और क्या कहते हैं? और भी नाम है। तो और नाम में हम देखेंगे आडावल कहते हैं। और कौन से नाम है? तो आडावल की तरह एक और नाम है आडावटा। और कौन सा है? तो इस तरफ लिख रहा हूँ, मेरू, हिंदू ओलंपस, आडावल, आडावटा। और है आबू गुलाब। आबू गुलाब के अलावा एक नाम और है, और यहाँ कोने में लिख लेंगे उसको, उत्कंठ। ये देखिए आपके सामने मैंने एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह नाम लिख दिए। अब इनमें क्वेश्चन कैसे आ जाता है? कई बार क्या होता है, निम्न में से अरावली का उपनाम नहीं है, और उसमें से इन तीन में से उठा करके एक दे दिया और एक कहीं और से उठा करके दे दिया। तो उसमें अपने को ये सारे नाम अगर ध्यान होंगे तो हम आराम से फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा अरावली का उपनाम है और कौन सा नहीं है, कौन सा ऑप्शन हटाना है। तो देख लीजिए, अब इसमें उत्कंठ तो किसने कहा है, और उत्कंठ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऊंची, और कंठ का मतलब है गर्दन, ऊंची गर्दन। जैसे ऊंट की गर्दन होती है ना, उस तरह से। और ये नाम दिया था अबुल फजल ने। आबू का गुलाब इसीलिए कहा जाता है वहां पर गुरु शिखर है। और यहाँ अगर सुंदरता की बात करें, वनस्पति की सघनता की बात करें, तो यहाँ अरावली बहुत सघन और बहुत सुंदर है। बहुत अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ पर हैं। तो आबू का गुलाब की संख्या दी गई है। मेरू इसका भौगोलिक नाम है ही। हिंदू ओलंपस इसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा। आडावल जो है वो इसको कहते हैं बूंदी में, और आडावटा इसका नाम है उदयपुर में। ये कुछ अरावली के उपनाम हैं, कुछ महत्वपूर्ण उपनाम हैं। अलग अलग जगह अरावली के क्या क्या नाम हैं, उनमें उत्कंठ हो गया, आबू गुलाब हो गया, मेरू हो गया, हिंदू ओलंपस हो गया, आडावल हो गया और आडावटा हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला और नंबर 5 पे देखते हैं शब्दावली में से गिरवा। तो अभी हम चित्र में बात कर रहे थे, इसमें शॉर्ट में हम लिखेंगे गिरवा क्या होती है। तो गिरवा होती है उदयपुर के चारों तरफ स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, और उनको क्या नाम दिया गया है? गिरवा नाम दिया गया है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? देखिए हम कोशिश कर रहे हैं अरावली से जुड़ा हुआ हर महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करने की।
ताकि कहीं से कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे ना छूट जाए जो अरावली में से था, हमने पढ़ा भी था और हमसे छूट गया। अगला हम देख सकते हैं नंबर 6 पर भाकर। तो भाकर क्या होता है? तो जैसे कि अगर सिरोही की बात करें हमारे राजस्थान के मैप में, तो यहाँ नीचे की तरफ उदयपुर के ऊपर की तरफ सिरोही वाला भाग है। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है इधर वाला, वो पूर्वी हिस्सा जो पहाड़ी है वो इस तरह से है। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी की शेप है, ये पहाड़ी है। इस तरफ वाला भाग कैसा है? बिल्कुल ऐसा खड़ा, कटक की तरह। सिरोही का जो पूर्वी भाग है, सिरोही की पहाड़ियों का सीमा पर जो पूर्वी भाग है वो इस तरह से तीव्र ढाल वाला है। तो उसको नाम क्या दिया गया है? भाकर। ध्यान रखेंगे इसका। भाकर किसका नाम है? तो सिरोही का पूर्वी तीव्र ढाल व कटक क्षेत्र। कटक का मतलब वही होता है, पहाड़ी का कोई नुकीला उभरा हुआ भाग होता है ना, जमीन से ऊपर की तरफ नुकीला, तो उसको हम कटक कह देते हैं। तो इस तरह का सिरोही का जो पूर्वी भाग है वो तीव्र ढाल वाला है, और उसको नाम क्या दे दिया? उसको हमने नाम दे दिया भाकर। नंबर 7 पे पॉइंट लिख लो, देश हरो, या इसको कई बार क्या कह देता है? देशन हरो। ये क्या है? तो जैसे कि इसके नाम से हमें थोड़ा समझ में आ रहा है, हरो जो हरा भरा रहे उसको हम क्या कह देंगे? देश हरो या देशन हरो। अब वो कौन सा भाग है? तो उदयपुर के अंदर दो पहाड़ियां हैं, जिनमें से एक का नाम है जरगा और एक का नाम है रागा। पहाड़ियां कौन सी है? तो जरगा और रागा। उनके बीच में एक ऐसा भाग है जो हमेशा हरा भरा रहता है। हमेशा हरा भरा क्यों रहेगा? क्योंकि वहां पर नदी और नालों की मौजूदगी है, पानी मौजूद है, और बारिश 100 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक होती रहती है, इसलिए वहां पर भाग जो है वो हरा भरा रहता है, और उसको नाम क्या दे दिया है? तो देसन हरो। तो हम पॉइंट लिखेंगे, उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियों के बीच स्थित भाग जो वर्ष पर्यंत यानी पूरे साल हरा भरा रहता है। उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियों के बीच स्थित भाग जो वर्ष पर्यंत हरा भरा रहता है उसको नाम क्या दे देते हैं? देश हरो या देशन हरो। ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे जिसके बारे में हमने बात की। शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी से हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने प्रमुख दर्रों की बात की थी। हाथीनाल दर्रा, जिससे NH-27 गुजरता है, स्थित है उदयपुर में। एक और दर्रा है जिससे ये गुजरता है, तो वो है तेबारी की नाल दर्रा, वो भी उदयपुर में स्थित है। फिर हमने देखा था मारवाड़ जंक्शन पाली को मावली जंक्शन उदयपुर से मिलाने वाले रास्ता जो है रेल मार्ग है, उस पर दो दर्रे पड़ते हैं, गोरम घाट और खामली घाट या कामली घाट, वो राजसमंद में है। इसके अलावा हमने बरदर्रे के बारे में देखा कि बरदर्रा पाली को ब्यावर से जोड़ता है। इसके बाद हमने यहाँ मैप में इसी तरह से मैं आपको समझा दूं, बूंदी के अंदर जो दर्रे हैं, सारे जो दर्रे हैं ये स्थित कहाँ हैं? बूंदी में। जैतावास दर्रा, लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा और खटकड़ दर्रा। कई बार रामगढ़ और खटकड़ को साथ में होने की वजह से, पास पास होने की वजह से रामगढ़ खटकड़ दर्रा भी कह देते हैं। फिर हमने देखा था फुलवारी की नाल, यह अरावली का सबसे बड़ा दर्रा है और उदयपुर में स्थित है। देवरी की नाल को भी हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि यह भी उदयपुर में स्थित एक दर्रा है जिससे NH-27 गुजरता है। बूंदी के इंपॉर्टेंट दर्रों का हमने यहाँ नाम लिख लिया। इसके बाद हमने देखा सवाई माधोपुर के दर्रे, इसको कई बार ढूंढीमल भी कह देते हैं या ढिंडूमल भी कह देते हैं, और कुशाल दर्रा, ये दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ये जो
डिंडोमल या ढूंढीमल दर्रा है, यह है रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट दर्रे भी थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। ब्यावर का एक दर्रा है, जो हमने लास्ट टाइम दर्रे पढ़े थे लास्ट वीडियो में, उनमें एक दर्रा छूट गया था, उदाबारी का दर्रा, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए झालावाड़ के, अच्छा एक दर्रा और रह गया, इसमें एक दर्रा और वो लिख लें आप, हो सकता है इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ ही ले, और जिसका नाम है कच्छ वाली दर्रा। फिर झालावाड़ के दर्रों में एक इंपॉर्टेंट दर्रा हमने पढ़ा, घाटोली का दर्रा, ये मुकुंदरा हिल्स वाला जो भाग है उसके अंदर स्थित है। फिर हमने ये बहुत सी विशेष आकृति की पहाड़ियां देखी, चिड़िया टूक पहाड़ी जो कि जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। राजस्थान का मेवानगर नाकोड़ो पर्वत को कहते हैं, जो 56 की पहाड़ियां स्थित है वहां पर है। त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में है, जिस पर सोनार दुर्ग स्थित है। त्रिकूट पर्वत करौली में है, जिस पर कैला देवी, अच्छा फर्क दोनों में ध्यान रखना है, त्रिकूट पर्वत है वो पहाड़ी है, हो सकता है वो इससे थोड़ी सी ऊंचाई में कम हो इसलिए उसका नाम पहाड़ी पड़ गया। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियां बूंदी, कोटा और झालावाड़ में है। यहाँ पे एक घोड़े की नाल के समान है, और वो कहाँ स्थित है, बारह में। 56 की पहाड़ियां हमने बात करी ली। इसके बाद हमने अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और शब्दावलियों की बात की है। अरावली की तुलना किससे की जाती है, अरावली को किसका भाग माना जाता है, अरावली की आकृति किस वाद्य यंत्र के समान है, अरावली के अन्य नाम कौन कौन से हैं, कौन सा नाम किसने दिया है। यह है आबू गुलाब, मेरू, आडावल और आडावटा, ये स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए नाम है। जबकि उत्कंठ यानी कि ऊंची गर्दन, ऊंट की गर्दन अबुल फजल के द्वारा, और हिंदू ओलंपस जो है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिया गया नाम है। इसके बाद हमने देखा गिरवा क्या होती है, तो उदयपुर के चारों तरफ स्थित तस्तरी नुमा, तस्तरी होती है ना उस शेप में पहाड़ियां हैं जिन्हें गिरवा कहते हैं। भाकर हमने देख लिया, देश हरो हमने देख लिया। एक और बिंदु हम डिस्कस कर सकते हैं नंबर 8 पर, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील, तो वो कौन सी है, आबू पर्वत पर स्थित है, और जिसका नाम है माउंट आबू। अरे सॉरी, हम झील की बात कर रहे हैं ना, माउंट आबू पे स्थित है वो झील, कौन सी है, नक्की झील। अब इसके बारे में हम कुछ और पॉइंट भी हैं, यहाँ पर कुछ रॉक्स हैं, कुछ चट्टाने हैं जिनका अलग अलग शेप है और उस शेप के हिसाब से उनके नाम है। जैसे टोड रॉक है, नन रॉक है, तो जैसी उनकी शेप उस हिसाब से उनके नाम पड़ गए। फिर देखिए एक फैक्ट और देख सकते हैं इसमें, राजस्थान के ऊंचाई पर स्थित शहर, कौन कौन से शहर हैं जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर हैं। तो एक तो है जो ये माउंट आबू पहाड़ी है ना, उसके जहाँ ये स्थित है वहां पर एक शहर बसा हुआ है जिसको कहते हैं आबू शहर, ये तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। और सेकंड, सेकंड की बात करें तो प्रतापगढ़, और इसकी हाइट भी कितनी है ये भी ध्यान रखने वाली बात है, 580 मीटर, जमीन से या समुद्र तल से। ये हाइट जो नापी जाती है ना वो समुद्र के लेवल से, सी लेवल से नापी जाती है। तो समुद्र तल से प्रतापगढ़ की हाइट कितनी है, 580 मीटर। और आबू शहर की जो हाइट है वो है लगभग 1200 मीटर। तो ये दोनों ध्यान रखने वाली बात है। दो ऐसे शहर हैं जो अन्य सभी शहरों की तुलना में राजस्थान के ऊंचे शहर हैं। एक फैक्टर इससे और जुड़ा हुआ देख सकते हैं, और वो क्या है, नंबर 10 पर हमने देखा अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु, और वो कौन सा है, गुरु शिखर, जिसे हम सागर माथा भी कह देते हैं, एक नाम है उसका।
उसी तरह से हम देखेंगे अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु। ये कौन सा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। निम्नतम बिंदु अगर आपसे पूछ लें कभी, तो वो आप कहेंगे पुष्कर घाटी। अजमेर में स्थित पुष्कर घाटी है। हालांकि हम ये जानते हैं कि अजमेर वाला जो एरिया है वहाँ पर अरावली की जो ऊंचाई है तुलनात्मक रूप से बाकी सभी से नीची है। इसीलिए ये भाग भी कहाँ स्थित होगा, सबसे नीचा भाग भी तो अजमेर में है, पुष्कर घाटी। यहाँ पर अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। हमने कोशिश की है कि अरावली से जुड़ा हुआ कोई भी बिंदु छूटे ना, और जितना जहाँ तक मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट हम सारा कवर कर चुके हैं। अगर कोई एक आध बिंदु ऐसे इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे बाद में भी, तो हम क्लास के दौरान नोट्सों में ऐड करवा लेंगे। अब आज की क्लास में हम शायद डिस्कशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइव जो क्लास है उसका टाइम हो रहा है। तो अभी तो जो टॉपिक शेष रह गया, इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा एक बिंदु और शेष है अरावली का, उसको हम अगली एक छोटी सी क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।